शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर बीजेपी एक इवेंट की तरह इस पूरे 9 साल को मना रही है और इवेंट की तरह मनाया इसलिए जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव नजदीक है। अब बीजेपी घर घर तक केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर पहुंच रही है कि भाई ये योजनाएं थी केंद्र सरकार की, इन योजनाओं से इनको इतना लाभ मिला है। उज्ज्वला गैस की बात हो या फिर फ्री राशन की बात हो या फिर प्रधानमंत्री आवास की बात हो, तमाम तरह के जो योजनाएं हैं वो अब लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि केंद्र ने 9 साल में आखिर क्या क्या काम किए हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर लें, विपक्षी पार्टी की बात कर लें, तो कांग्रेस ने 9 सवाल पूछ लिए कि भाई ये बताइए इन 9 सालों में बेरोजगारी दर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी तमाम तरह की सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं ना, विपक्षी पार्टियों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। हमला तो जारी है, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए एक महीने बीजेपी इस पूरे प्रोग्राम को एक इवेंट की तरह बनाने जा रही है, यानी कि महाजनसंपर्क रैली या कह ले कि यात्रा या कह ले महाजनसंपर्क अभियान की तरह बीजेपी इसे पूरा 1 महीने तक चलाएगी। उसका रीजन क्या है, इसको समझने की भी बहुत जरूरत है। इस 1 महीने जो सांसद हैं, जितने भी सांसद हैं बीजेपी के, वो अपने क्षेत्र में रहेंगे और बीजेपी की योजनाओं के बारे में अपने क्षेत्रवासियों को बताएंगे और हर राज्यों में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। तकरीबन 1 महीने तक ये प्रोग्राम हर राज्यों में चलाया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि इन 9 सालों में क्या कुछ हुआ है, केंद्र सरकार ने क्या कुछ आपको दिया है, यानी कि आम जनता को दिया है। बेरोजगारी दर की जो बात होती है, वो बेरोजगारी दर पहले क्या थी, अब क्या थी, इसके बारे में समझाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को जब हार लगी तो बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर आ गई। अब वो दिखाने की कोशिश नहीं की जा सकती है, लेकिन वो बैकफुट पर आ गई है। अब बीजेपी कर्नाटक की हार वो भूली नहीं है, उसको मालूम है कि अगर हम अब तैयारी नहीं करेंगे और अभी से बूथ स्तर और बूथ लेवल पर तैयारी नहीं करेंगे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिल सकती है या फिर एक टक्कर काफी बड़ी हो सकती है, चुनौती काफी बड़ी हो सकती है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। विपक्षी पार्टी लगातार लामबंद है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, हमला किया जा रहा है। आपने देखा कि इस तरह से नए संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ, विपक्षी पार्टी लामबंद हो गई, 20 विपक्षी पार्टी लामबंद हो गई। वहीं कुछ विपक्षी पार्टी आए भी, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी जो कहा जा रहा है थर्ड फ्रंट की मुख्य भूमिका में है, वो जो है लामबंद होकर एक साथ उन्होंने बाइकआउट कर दिया, सेंगोल का मुद्दा उठाया। मतलब कि विपक्ष अब हर एक मुद्दे को पूर्ण रूप से भुनाने की कोशिश कर रहा है, जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो विपक्षी पार्टी की ये पूरी कोशिश चल रही है कि किसी भी तरह से जो केंद्र की मोदी सरकार है उसे रोका जाए, उसके विजय रथ को रोका जाए। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो पीएम है, पीएम मोदी, अब हर महीने उनका यूपी दौरा हो सकता है, ऐसे भी खबर सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि आपको मालूम है सबसे बड़ा राज्य यूपी है, 80 लोकसभा सीटें हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो पीएम है वो यूपी दौरे पर लगातार आ सकते हैं और यूपी के सांसद भी हैं पीएम मोदी। तो देखिए, इस पूरे खेल को हमें समझना चाहिए कि 2024 के लोकसभा का चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का जो रण है उसे बीजेपी जीतना चाहती है। हर कीमत पर उस रण को जीतने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजनीतिक मतलब हर कीमत का मतलब राजनीतिक कीमत पर वो हर तरीके से उस रण को जीतने की पूरी कवायद में जुटी हुई है। वहीं थर्ड फ्रंट की तैयारी की जा रही है विपक्ष की तरफ से।
हाँ, तो जिस तरह से आप देखिए कि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार जो है अब हर एक रण पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार वो ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से वो जीत हासिल करे लोकसभा चुनाव 2024 में। पूरी तैयारी, पूरी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। ये जो 9 साल पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, अब उससे पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था और अब जो है इस जो ब्लूप्रिंट की तैयारी है, इस ब्लूप्रिंट को धरातल पे कैसे उतारा जाए ये भी हमें समझना होगा कि आखिर इस ब्लूप्रिंट को धरातल पर उतारने के लिए जो सरकार है वो क्या करेगी, कैसे इस ब्लूप्रिंट को धरातल पर उतारेगी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सरकार है, सरकार ने जो है, सरकार ने कोशिश की है कि बूथ स्तर के जो लेवल पर काम किया जाए, मतलब यानी कि बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख से भी नीचे जो लोग हैं उनको काम सौंपा जाएगा और वो लोग काम करेंगे। देखिए, सांसद अपने क्षेत्र में तो रहेंगे ही रहेंगे इन 1 महीनों में, और लेकिन इस बीच जो पन्ना प्रमुख जो हैं वो साथ में काम करेंगे। उनके साथ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उनसे नीचे होंगे और वो केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखिए, हमें अब दूसरे एंगल से समझना पड़ेगा कि अगर इधर बूथ स्तर की बात कर रहे हैं तो उधर दूसरी तरफ तैयारी की जा रही है किसकी? बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, सपा भी तैयारी कर रही है, सपा और बसपा भी अब बूथ स्तर पर काम करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बूथ स्तर पर पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने जो कार्यकर्ता है वो बूथ स्तर तक वो पहुंचे। मतलब कुल मिलाकर हम कहें तो बूथ स्तर पर अब बसपा और सपा दोनों ही पार्टियां जो है वो अब लगी हुई हैं कि हम बूथ स्तर पर काम करें और अपने जो जनाधार उनका खो गया है उस जनाधार को हम पाएं, उस जनाधार को एक बार फिर से हम हासिल कर सकें। देखिए, जो सपा है, सपा और बसपा एक विपक्षी 2 ऐसी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो काफ़ी होल्ड रखती हैं। दलित समाज में बसपा का काफ़ी अच्छा होल्ड है, वहीं अगर हम बात करें तो एक वर्ग विशेष में सपा का अच्छा होल्ड है, यादव में अच्छा होल्ड है और ST SC में मायावती का अच्छा होल्ड है। तो ऐसे में मायावती जो है अब जनाधार जो खो चुकी हैं, अब उनको मालूम है कि अगर हमें फिर से वापसी करनी है और फिर से हमें अगर सत्ता में काबिज होना है और केंद्र में अगर वो चाहती हैं कि उनकी होल्ड जो बढ़ जाए अगर मायावती की, तो उनको मालूम है कैसे हमें यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव की हमें तैयारी करनी होगी। तो ये भी तो हमारे साथ अजय गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। अजय गुप्ता जी, स्वागत है चैनल में आपका। अजय गुप्ता जी, सवाल ये है अजय भाई कि एक बूथ स्तर की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अब आप लोग कह रहे हैं जो सांसद हैं वो सांसद अब आएंगे और वो अब अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे और अपने क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लेंगे, वहाँ की जनता से मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि यही सांसद इन 5 सालों में कहाँ थे वो सांसद? क्यों नहीं अपने क्षेत्र की जनता का सुध लिया गया? किसी का रिपोर्ट कार्ड आपके पास है कि नहीं ये सांसद ने काम किया है? अजय गुप्ता जी। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो रह गई सांसद लोगों के बारे में, तो बहुत से सांसद हैं और हमारे सांसद जो काम किए हैं उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी ने दिया है। और हमारे जैसे बिहार के सांसद हैं, एक हमारे पश्चिम चंपारण जय जायसवाल, और वो 3 बार से जनता ने वहां की उन पर विश्वास किया और उनको चुनकर दिया। तो वो जनता के बीच में जाकर जब सभा नहीं चलती है तो जनता के बीच में ही रहते हैं। और आज भी मोदी जी का निर्देश है कि जो भी सांसद है और हर सांसद है, एक ऐसी चुनाव में नहीं, हर चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में
और हर पार्टी करती है, एक भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हर पार्टी के मुखिया जो है वो अपने सांसद को निर्देश देते हैं कि जाकर और अपने क्षेत्र में जो लोग हैं, जो जनता है, उनके बारे में अपने बारे में बताएं, सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। सभी पार्टी करते हैं। बस हमारे भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद है वो अपने अपने क्षेत्र में जा जाके जनता का हाल चाल जानेगी और उनके समस्या का निदान निकालेगी। और हमारे मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल के बारे में अजय भाई एक सवाल भी उठ रहा है। सवाल ये है अजय भाई कि आप अब केंद्र की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको बताने की कोशिश की जाएगी भाई केंद्र ने ये योजना लेकर आई थी और ये योजना इतने लोगों तक पहुंची है। लेकिन सवाल ये है, यानी कि आप लोग तो लेकर जा रहे हैं, ये जो अधिकारी जो अपॉइंट किए गए थे, जो इस योजना को लोगों तक जिनको पहुंचाना था, वो अधिकारी क्या सही से योजना को उन लोगों तक पहुंचा नहीं पाए केंद्र की, कि जिसे आपको अब जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है? आप लोग को अब ये दिन आ गए हैं कि योजनाओं के बारे में बताना पड़ रहा है, जा जाकर अब घरों तक आप जाएंगे बताएंगे। और अगर बता भी देते हैं तो इन सालों में कितनी वो योजनाओं का लाभ ले लेंगे? देखिए भाई साहब, कहने का मतलब कि अधिकारी जनता के बीच में नहीं जाते हैं। जनता जो है, कोई भी सरकार की योजना होती है तो जनता अधिकारियों के पास जाकर योजना के बारे में लाभ लेने के लिए उन लोगों से बोलती है। लेकिन ये हम लोगों का काम है, पार्टी का काम है, सांसद का काम है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का काम है। तो जनता की बहुत से गरीब जनता है जो पिछड़े जो गांव में है, देहात क्षेत्र में, उनको योजना के बारे में पता नहीं है। तो बताया जाएगा कि ये सरकार की योजना है, आप इस विभाग में जाओ और इस अधिकारी से बोलोगे, वो काम आपका होगा। अगर काम नहीं होता है तो अधिकारी को वहां से हटाया जाएगा। लेकिन देखिए, अभी आपने कहा अधिकारियों का काम नहीं, अधिकारियों का क्या काम है अब आप बताइए? एक जिला अधिकारी का क्या काम होता है? जनता अधिकारी के पास जाती है, अधिकारी जो जैसे ब्लॉक में हो, वीडियो हो, सीओ हो, तो जनता के पास जनता जाएगी। नहीं, एक अजय भाई देखिए, एक आपका जैसे हम बात कर ले उज्ज्वला योजना की, एक मोटा मोटी हम बात कर लेते हैं उज्ज्वला योजना की। आपने उज्ज्वला योजना में कितने लोगों को दिया, ठीक है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि इतने लोगों को तो मिल गया, लेकिन जिनको नहीं मिला है और जिनको योजनाओं के बारे में नहीं मालूम है, इन योजनाओं के बारे में आप आज 4 साल बाद, यानी कि 10 साल पूरे होने वाले हैं और आप जा रहे हैं 4.5 साल बाद उनको योजना के बारे में बताने के लिए। अब उनको मिलेगा कब, ये भी सवाल है। और अगर अधिकारियों को जब योजना एक दी जाती है ना, कि एक जिला अधिकारी को दे दी जाती है, भाई इन योजनाओं को आपको धरातल पर उतारना है, अधिकारियों को दे दी जाती है, फिर वो अधिकारी अपने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को बताते हैं कि आप पता कीजिए, तो क्या आज आप लोग को जो आप लोग जरूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं वो पहले भी तो किया जा सकता था ना अजय भाई? जी देखिए, पहले से किया जा रहा है और पूरे हमारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं भाई साहब। और कार्यकर्ता जो 1-2% जो छूटे हुए हैं योजना से, जो वंचित 1-2% ही, अब उन तो जो एकदम ज्यादा सुदूर एरिया में जो है उनके पास हमारे कार्यकर्ता जाकर और उनका लिस्ट बनाकर और उस नहीं, विपक्ष तो आपसे अब विपक्ष 9 सवाल भी पूछने लगा है। ये तो आप अब विपक्ष 9 सवाल पूछ रहा है कि महंगाई बताइए, बेरोजगारी बताइए, शिक्षा बताइए, इस पर अब सवाल पूछ रहा है विपक्ष आपसे। 2014 के पहले जो पिछली सरकार थी वो केवल एक परिवार की सरकार थी। ये पूरी देश की जनता जानती है, जिसने एक से बढ़कर एक घोटाले के माध्यम से देश का खजाने को खुलेआम लूटा और अपने परिवार में बांटा गया है। यदि मैं कांग्रेस पार्टी की घोटाले के बारे में गिनाऊं तो शायद इस डिबेट में शायद कल तक भी पूरा नहीं होगा। इसी कड़ी में सबसे बड़ा घोटाला 2011 में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के रूप में सामने आया था, तो पूरे देश को हिला के रख दिया था। जो उस समय के सबसे बड़ा घोटाला करीब 70,000 करोड़ रुपया का हुआ था। लेकिन जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई, तब से आज तक मोदी जी ने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने। ठीक है अजय गुप्ता जी, बने रहिए हमारे साथ बने रहिए। तो कहीं ना कहीं आपको आपका कहने का मतलब ये है कि भाई इन लोगों के समय में बहुत घोटाले रहे हैं कांग्रेस के समय में, और आप लोग जो है अब आप लोग की जो योजना है जो नहीं पहुंची उनको पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं, स्वामीनाथ जायसवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डीपी यादव जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामीनाथ जायसवाल जी,
9 साल पूरे हो गए योगी सरकार को। ऐसे में अब बूथ स्तर के लेवल पर काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और इनके हर राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं ताकि केंद्र की योजनाओं को पहुंचाया जा सके, बताया जा सके स्वामीनाथ जायसवाल जी। ऐसे में अभी विजय रथ तो इनका चालू है ही है, तो कैसे रोकेंगे इनके विजय रथ को केंद्र में? अब जंग लग चुकी है। 2024 में जनता इनके जो वादे थे वो खोखले वादे, जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते में, बहुत से ऐसे योजना के नाम पर जिस तरह से लोगों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी किया है, अब कल ही खुल चुका है। जैसे आप बता रहे हैं 9 साल इनका बेमिसाल नहीं, 9 साल में जितना इन्होंने कलई खुल गई है। जैसे अर्थव्यवस्था पर आइए, ऐसा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रहा है, क्योंकि अमीर और अमीर हुए और गरीब हो गए। सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है? आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही है? दूसरा सवाल है ये कृषि पर। कृषि और किसान, ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में किसानों का आय दुगनी नहीं हुई? काले कृषि कानून को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौते को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई? तीसरा भ्रष्टाचार, मित्रवाद, ऐसा क्यों है कि अडानी के फायदा पहुंचाने के लिए LIC, SBI में जमा जनता के खून पसीने की काढ़ी कमाई का दांव पर लगा दिया? भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पे जवाब क्यों नहीं देते कि अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं? चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा पे कोर्ट जवाब देगा ना, उसमें ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वह आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठे। पांचवा, ये सामाजिक सद्भावना, ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदा के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा जात पात धर्म की दी जाती है और समाज में डर का माहौल बनाया जाता है? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं? चाहे पहलवान हो, ये सारे मुद्दों पर चुप हो जाते हैं। वह जाति जनगणना की मांग क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? और आज ये मेरा 7वां ठीक है, प्रश्न है, स्वामीनाथ जायसवाल जी सुन लीजिए। स्वामीनाथ भाई, एक मिनट, मैं दो हमारा छोटा और बात भी ना रखिएगा। ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावनाओं से ED, इनकम टैक्स, CBI से डराने कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की कई सरकारें गिराई गई, विधायक खरीदा गया और चुनी हुई सरकार को ठीक है, हम उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। ठीक है सर, 90 बार आपने भी सरकारें गिराई हैं। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। ठीक है DP यादव जी, सवाल ये है DP भाई, यहाँ पर अब आप लोगों ने भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने शुरू कर दिया है। बीजेपी जिस तरह से बूथ लेवल पर अब तैयारी कर रही है, उत्तर प्रदेश में हर जगह पर फिलहाल राज्य में कर रही है कि वो जनता तक पहुंच रही है और अपनी बातों को रख रही है। अब आपने भी तैयारी कर दी उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल पर जनता तक पहुंचने की, उधर मायावती ने भी तैयारी कर दी, लेकिन आपका एजेंडा क्या रहेगा? मनीष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 9 वर्ष पूरे हो गए केंद्र में। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ था। परीक्षा विषम थी। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसके बाद से भारतवर्ष ने तमाम उतार चढ़ाव देखे थे। हमारे पास बहुत गरीबी थी, खाने के लिए लोगों के पास अनाज नहीं था, लेकिन तमाम तरह की क्रांति हुई। हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति। इसके बाद से भारतवर्ष कहीं न कहीं विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ। लेकिन पिछले 9 सालों में जिस तरह से भारतवर्ष को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रसातल में ले जाने का काम किया है, शायद उसके पहले नहीं हुआ था। ये तो शुक्रगुजार हैं हम पिछली सरकारों का, जिन्होंने तमाम योजनाएं चलाई, जिससे गरीबों का पेट भरा, लोगों को शिक्षा मिली, लोगों को स्वास्थ्य मिला, गरीब आदमी पढ़ करके
आगे बढ़ा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन 9 सालों में गिनाने के लिए 9 काम भी नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिना दे। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र यहाँ बैठे हुए थे, अब 1 साल पूरे होने के बाद आप ही ने उनसे सवाल पूछा था, देखिए कि अब जाकर के वो जनता के बीच योजनाओं को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी है उनका काम नहीं है ये। अरे मित्र, कितनी गफलत में है आप। अब मुश्किल से आपके पास 6 महीने हैं और 6 महीने में उन योजनाओं को बता करके आप क्या जनता को लाभ दिलाएंगे? कौन से स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगे? शिक्षा के में आप कौन से क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे? प्रधानमंत्री सहित तमाम सांसदों ने इनके एक गोद लिए थे गांव, उन गांव की स्थिति क्या है आप जान सकते हैं। लखनऊ में ही मैं हूं और यहाँ पर राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, उनके जो है बेटी एक गांव है, उस गांव के हालात आप देख लीजिए। बनारस में प्रधानमंत्री ने गांव गोद लिया, उस गांव के हालात आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा था, भाइयों बहनों मेरे किसान मित्रों 2022 तक मैं आपकी आय दोगुनी कर दूंगा। आय दोगुनी हुई? सुन लीजिए मनीष जी, थोड़ा सुन लीजिए। आपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को भी समय दिया है, कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल डीपी भाई, ब्रेक का वक्त है, हम आपके पास आ रहे हैं, ब्रेक का वक्त है, हम आपके पास आ रहे हैं, कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए एचएन न्यूज। आपने कुछ काम किया भी है और 9 सवाल है, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, हमला कर रहा है। अब सवाल यह है कि यहाँ पर तैयारी लोकसभा चुनाव की बीजेपी की तरफ से तगड़ी कर दी गई है, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से हार मिली उसके बाद से बीजेपी थोड़ा सख्ते में तो है ही है और वो उसको लेकर तैयार हो रही है, अपने न्यू को और मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं बसपा और सपा भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी न्यू मजबूत कर रही है। डीपी यादव जी, पहले आप अपनी बात पूरी करिए सर। मनीष जी, जितनी बड़ी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े शोर से उसे शुरू की थी, उन योजनाओं का नाम सफलता से ज्यादा असफलता में गिना जा रहा है। वो योजनाएं कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की पर्याय बन गई हैं। आप देखिए जिस प्रकार से 28 फरवरी सन 2016 में प्रधानमंत्री ने बरेली की एक सभा में बड़े जोर शोर से कहा था कि किसान भाइयों, जब 2022 में देश अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा स्वतंत्रता की, तो हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी हुई? दोगुनी क्या, रिपोर्ट तो ऐसी आ रही है कि जितनी किसानों की आय है उतनी भी नहीं रह गई है। चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रही हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रही हो, चाहे प्रधानमंत्री योजना रही हो, ई-नैम की योजना रही हो, जो किसानों को तकनीकी रूप से जोड़ने का काम करती, सारी योजनाएं सुपर फ्लॉप रही हैं। कोई भी योजना मतलब कुल मिलाकर स्वामीनाथ जायसवाल जी, कुल मिलाकर आपका कहना है बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, डीपी यादव कह रहे हैं, तो कुल मिलाकर आपका भी कहना है बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। देखिए बीजेपी ठीक है डीपी भाई, आ रहे सिर्फ वोट जीतने का काम किया है, नेम प्लेट लगाने का काम, नाम बदलने का काम किया है। देखिए जो जनता का मुख्य मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का हक की लड़ाई जो लड़ रहे थे, उनको 3 काले कानून लाकर एमएसपी की बात, डबल गारंटी की बात की गई, लेकिन उनका 2022 में दोगुनी आय की बात कही गई। 9 साल में भी आज तक किसानों को ठगा गया और जिस तरह से खाद का और उसके बाद पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया, किसानी में कितना तकलीफ हुआ किसानों को, मजदूरों को मनरेगा जैसा जो लगा था आपातकालीन इसमें कोरोना काल में, उससे बचने के लिए उसमें भी 33% कटौती सरकार कर दी। जो योजना में लाभ जनता तक पहुंचाने, मजदूर तक पहुंचाने का था, उसमें भी कटौती कर देती है सरकार। जिस तरह से आप देख रहे हैं महंगाई की मार, त्रस्त है जनता और मस्त है सरकार। जिस तरह से भाजपा चुनाव कराने मस्त है, जनता त्रस्त है। आप तो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांट दिए, लेकिन अगर औसत की बात करें, महंगाई की औसत की बात हम कर लें, अगर स्वामीनाथ जायसवाल जी महंगाई की औसत की बात कर लें, और हम ज्यादा नहीं, आपके जो पिछले सरकार के 2 सालों की बात हम करेंगे, तो उस वक्त जो है औसत काफी ज्यादा था मनमोहन सिंह में, और अभी जो है औसत कम है। ऐसा क्यों है? अगर हम औसत की बात कर रहे हैं, टोटल औसत की बात कर रहे हैं। हाँ सुनिए, हाँ मनीष भाई, हाँ, औसत और आंकड़े ही सरकार गिनाती है। हाँ, जेब से गरीब के 1150 रुपया सिलेंडर का जा रहा है,
हाँ। 200 रुपया का सरसों तेल, 100 रुपया हाँ। का पेट्रोल डीजल खरीदा जा रहा है, खाद का दाम बढ़ गया, हाँ। कीटनाशक दवाइयों का दाम बढ़ गया, जो खाने वाली दवाई है उसका 2 गुना बढ़ गया, साबुन, हाँ। तेलहन, दलहन, यानी आम आदमी के पेट में अर्थव्यवस्था का कोई मजबूती नहीं हुआ। हाँ। इनके कोरोना काल में मित्र जरूर बढ़ गए, हाँ। विश्व के तीसरे स्थान हाँ। पर चले गए, उनका रिश्ते पर इन पर सवाल खड़ा किया गया। तो आज तक प्रधानमंत्री अडानी का मुंह पे जबान पर नहीं लाते हैं 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहां से आया। हाँ। जिस तरह से जन कल्याण अरे तो योजनाएं की बात करते फिर बीजेपी हैं, आपसे ऐसा नेशनल क्या हेराल्ड का है? मामला पूछने लगती है, फिर कोयला घोटाले का मामला पूछने लगती है, फिर आप लोग भी चुप्पी साथ जाते हैं। बात तो यही है ना, हर जगह तो आप लोग भी तो घुसे हुए हैं। भ्रष्टाचार इनके सरकार में हो रही है। हाँ, और आपके जिस सरकार तरह में से नहीं हो, आप ठीक है, देखे होंगे, ठीक है। अजय गुप्ता कॉरिडोर जी, वहाँ बनाया। अजय गुप्ता जी जवाब दीजिए भाई। उज्जैन में सुनिए, 833 करोड़ लगा के उज्जैन में मंदिर बनाया गया, हाँ और जिस तरह से एक हवा का झोंका आया, सारा मूर्ति गिर गया। हाँ तो ये भगवान तक को छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा। ये भ्रष्टाचारी सरकार, अच्छा। जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री अभी जो है, जो कांग्रेस में पहले थे तो उनको लंबा लिस्ट दिया गया, जब ये भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो निरमा पाउडर की तरह ढोल कर आओ, ठीक है, वॉशिंग हम पाउडर ये में कह धुल रहे जाते हैं, सुनिए स्वामीनाथ पवित्र भाई हो साहब, जाते ठीक है हैं। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को। आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट हैं ये लोग, चलिए आपकी बात एक बार हम मान भी लेते हैं, ये भ्रष्ट हैं, इनके ऊपर कार्रवाई आप करवा लीजिए। आप जाइए कोर्ट में, क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? एक कोर्ट और जिस तरह से सत्ता में बैठकर फिर वही बात, सत्ता ईडी, सत्ता इनकम टैक्स, सत्ता सत्ता सीबीआई ठीक का है, दुरुपयोग सत्ता करना। बीजेपी के पास है ना, कोर्ट ये बीजेपी के पास भारतीय थोड़ी ना जनता है। पार्टी ये भ्रष्टाचार है। ठीक है, देश अजय के गुप्ता जी जवाब लोकतांत्रिक दीजिए। ढांचे को कमजोर कर रही है। अजय गुप्ता जी जवाब दीजिए भाई। लोकतंत्र में जिस तरह से इन्होंने अपने सत्ता के ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जी जवाब भी ले लीजिए, जवाब भी ले लीजिए अजय गुप्ता जी से। स्वामीनाथ भाई साहब जवाब भी ले लीजिए, जवाब भी ले लीजिए। अजय गुप्ता जी जवाब दीजिए। जनता आप लोगों को देख रही है, और आप और देश की जनता ये भी देख रही है कि 9 साल में एक से बढ़कर ये योजना लागू किया गया हमारे। ठीक है स्वामीनाथ भाई साहब, देखिए लाइव जुड़े आप लोग, थोड़ा दिक्कत हो जाती है फिर। बेटी पढ़ाओ हो, ज्वाला योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो, किसान योजना हो, बुजुर्गों का पेंशन हो, आवास योजना हो, मतलब इतनी योजना है कि मुझे गिनाते गिनाते यहाँ डिबेट में कम से कम 1-2 दिन तो भाई साहब लगते हैं। 35 से खत्म किया मोदी जी ने, 370। अब इससे क्या आप लोग को मैं बताऊं, क्या समझाऊं कि आप लोगों के ठीक है, ठीक है। कैसे सरकार हमारे ठीक मोदी है, जी ठीक है। डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, सवाल ये है डीपी भाई, नाम करता है डीपी भाई सवाल ये है कि आप लोग इधर उधर भटक कर जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, बिहार में मीटिंग भी होने वाली है, बंगाल जा रहे हैं डीपी यादव जी, लेकिन सवाल ये डीपी भाई कि आप लोगों ने, आप पूछे कि उत्तर प्रदेश की आपने क्या काम किया है, और जिनके साथ आप मिल रहे हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी रखिए कि वो अपने राज्य में क्या काम कर रहे हैं। रखना पड़ेगा आपको भाई, जिनके साथ मिल रहे हैं आप और कह रहे हैं नहीं बीजेपी ने तो लोकतंत्र की हत्या कर दी है, तमाम तरह की बातें। अब उस राज्य का रिपोर्ट कार्ड भी दीजिए जनता के सामने आप, जिनसे आप हाथ मिला रहे हैं डीपी भाई। ममता बनर्जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, केसीआर हो गए, और भी जो केजरीवाल हो गए, ये लोग क्या भ्रष्टाचार से मुक्त है इनकी पार्टी, और क्या इनके राज्य में सब कुछ ठीक है और बहुत बढ़िया है? चाहे नीतीश कुमार, चाहे ममता बनर्जी, उठाइए आंकड़ा, जनता के सामने भी पेश कीजिए डीपी भाई। ठीक, अजय भाई आ रहे हैं, अजय गुप्ता जी आ रहे हैं, अजय भाई आ रहे हैं, एक मिनट, डीपी यादव जी से सवाल ले। हाँ डीपी भाई, किस योजना का नाम गिनाऊं तो गिनाने के लिए तो इनके पास सारी योजनाएं हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन माताओं बहनों को इन्होंने बड़े जोर शोर से उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया था, आज रिपोर्ट ये बताती है, मनीष भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि उसमें 80% जो सिलेंडर है वो दोबारा नहीं भरे जा रहे हैं। फिर पुरानी परंपरा के अनुसार, पुरानी पद्धति के अनुसार जिस तरह से लोग लकड़ी पर खाना बना रहे थे, उसी तरह से खाना बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुध नहीं दे रहे हैं। सिलेंडर का दाम आपने 1200 रुपया कर दिया, कौन सिलेंडर बनाने जाएगा भाई मेरे? आयुष्मान योजना के कार्ड बने थे, आयुष्मान योजना के तब कोई भी इलाज नहीं हो रहा है। सिलेंडर नहीं बढ़ा रहे, चूल्हे पे खाना बन रहा है।
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिनका सिलेंडर इन्होंने दिया था उसका सर्वे करा लिए। तमाम सर्वे हुए हैं, उसमें ये बात आ रही है सामने कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो भी सिलेंडर रिलीज हुए थे उसके 80% रिफिल नहीं हो रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है फिर से कि आखिर क्यों नहीं वो भराए जा रहे हैं? किनकी जिम्मेदारी है? वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। चलिए, ये तो हो गया, ये आपकी बात बहुत अच्छी कही आपने, ये बात हो गई, ये बढ़िया बढ़िया बातें आपने कही, बहुत अच्छी कही। अब ये बताइए, जो सवाल मैंने पूछा था कि ममता बनर्जी का रिपोर्ट कार्ड क्या उत्तर प्रदेश की जनता को आप दिखाएंगे कि इनके यहाँ क्या क्या हुआ था? नीतीश कुमार के रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, इनके राज्य कितना विकसित है, कितना फल फूल रहा है? आपका राज्य फल फूल नहीं रहा है, आपके राज्य में त्राहिमाम त्राहिमाम है। ममता बनर्जी का राज्य बड़ा फल फूल रहा है, यहाँ का नहीं फल फूल रहा है। उत्तर प्रदेश हो और भी कई राज्य हैं, वहाँ पर त्राहिमाम त्राहिमाम है। तो क्या आप रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल मनीष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। पूरे देश को इन राज्यों का रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए। और पूरे देश के राज्य की जनता ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं, जो कहीं ना कहीं इनकी विभाजनकारी नीति है, इनकी जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बांटने की नीति है, इनका जो काम नहीं केवल इनके कारनामे हैं, उसको देश समझ रहे हैं। कर्नाटक में देखिए इनका क्या हाल हुआ था, पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से ये भगाए गए थे, उड़ीसा में इनकी दाल नहीं कर रही है, केसीआर तेलंगाना में इनकी दाल नहीं कर रही है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में इनकी दाल नहीं कर रही है, और इनकी राजस्थान में भी दाल नहीं गली। मध्य प्रदेश में इन्होंने बैक डोर से विधायकों को खरीद के सरकार बनाई। तो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं थूथू हो रही है, किरकिरी हो रही है। केवल गुजरात और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां पर इनकी पूर्ण बहुमत की अपने बल पे सरकार है, नहीं तो पूरे देश के लोग इनकी समझ चुके हैं। और देश से अब इनको भगाने की बारी 2024 में आ रही है। आप देखिएगा अब क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इन 2-3 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं, ये रिपोर्ट कार्ड कब पेश करेंगे डीपी भाई? ये रिपोर्ट कार्ड कब पेश करेंगे जनता के सामने? वो पेश है, रिपोर्ट कार्ड पूरी देश की जनता देख रही है, उसे पेश क्या करना है? नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं आप ममता बनर्जी से जा रहे हैं गठबंधन करने और वहां के राज्य के बताएंगे नहीं कि कितना फल फूल रहा है वहां का राज्य, एक भी दंगा नहीं हुआ वहां पर, और उत्तर प्रदेश के अंदर कई दंगे हो गए, बताएंगे नहीं कि नीतीश कुमार के राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में कई दंगे हो गए, आप बताएंगे नहीं? दिल्ली का हाल क्या है और केजरीवाल कितने बढ़िया से रह रहे हैं, बताएंगे नहीं? इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के एंकर को जिस प्रकार से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडे के तौर पर दिखाया था, उस चैनल ने ऑब्जेक्शन किया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिहार में जाकर के जब रामनवमी निकलते हैं तो वहां दंगा भड़काने का काम करते हैं। तो इनकी सच्चाई समझ रहा है पूरा देश कि दंगाइयों के रूप में, कहीं ना कहीं विभाजनकारियों के रूप में ये भारतीय जनता लोग ही होते हैं जो एक दूसरे को अमन चैन से नहीं रहने देते हैं, जाकर के वहां आग लगाते हैं, वहां पर लोगों को भड़काते हैं। मतलब यूपी से जाते हैं बीजेपी वाले, बंगाल में आग लगा देते हैं, दिल्ली से जाते हैं बीजेपी वाले, बंगाल में आग लगा देते हैं, और नीतीश कुमार के राज्य में आग लगा, यही काम है। डीपी भाई लॉजिकल बात कीजिए, लॉजिकल बात कीजिए। ना ठीक है, आप लोग के मुद्दे हो सके लेकिन लॉजिकल बात करेंगे तो जनता आपको समझेगी और सुनेगी भी। इतने अच्छे नेता हैं डीपी भाई, आप ऐसी बात कर रहे हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, यहाँ पर थर्ड फ्रंट की तो बात हो रही है आम आदमी पार्टी से, आप लोग फिलहाल अभी आप लोग का तो नहीं चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार हुए, ममता बनर्जी हुई, इनके साथ आप लोगों का चल रहा है कि किस तरह से गठबंधन करना है। तो ऐसे में सवाल ये है सर कि आप लोगों को ये मालूम है कि केवल बीजेपी से अकेले नहीं जीता जा सकता है, युद्ध आप इसीलिए चाह रहे हैं, हम युद्ध आप अकेले नहीं लड़ पाएंगे, आपको मालूम है, इसलिए युद्ध लड़ने के लिए अलग अलग राज्यों से लोगों को आप लोग बटोर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 2024 में छुपने का जगह नहीं मिलेगा और जनता ठीक है डीपी भाई आते हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी। हाँ, आप जो कह रहे हैं आराम से, भारतीय जनता पार्टी भी अकेले लड़ने के लिए तैयार, वो भी गठबंधन के लिए तड़प रही है। उनके पुराने कई साथी छोड़ दिए हैं साथ, उनको जोड़ने का पूरा कोशिश कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को मालूम हो गया कि मेरा कलई फूल चुका है, मेरा भ्रष्टाचार का इतना बड़ा भंडार भर चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है, कर्नाटक से फूटना शुरू हो गया, हिमाचल से फूटना शुरू हो गया, अब रही धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। यह जो लोग जनता का विश्वास है, जो मन की बात इतना थोप दिए प्रधानमंत्री जी
100 एपिसोड, 101 एपिसोड, ये जितना प्रोपगंडा था, खाली प्रचार तंत्र, पेट्रोल टंकियों पर फोटो लगा के दिखाना, ये करना पेट नहीं। जिस भारत में 130 करोड़ जनता में 81 करोड़ लाख जनता, 140 करोड़ में 81 करोड़ को आप फ्री में राशन देने की बात कर रहे हो। विकास की प्रोपगंडा का प्रारूप तैयार कर महंगाई के उस बोझ में लाके बैठा दिए। देश के सारे कल कारखाने, सेल, बेल, रेल सब बेचने के बाद जिस तरह से नोटबंदी किए, नोटबंदी के बाद बोले कि हम आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म कर देंगे, फिर 7 साल में ही 2000 का नोट बंद कर दे रहे। विफलताओं का कारण है भाजपा का। इस तरह से वोट लेने की बात कही, स्मार्ट सिटी, लेकिन नोटबंदी हुई, स्वामीनाथ जायसवाल जी सुनिए, नोटबंदी हुई तो नोटबंदी तो जब हुई उसके बाद फिर चुनाव भी हुए थे। 2016 में नोटबंदी हुई, 2019 में चुनाव हो गए, लेकिन बाद में बीजेपी का ही लोगों ने साथ दिया। ऐसा क्यों? ये पहले अब बीजेपी का साथ नहीं देगा। जनता का फूल, कमल का फूल, अभी इस बार फूल को दोहराएगा नहीं जनता। जनता सोचा कि उस बार 15 लाख खाते में नहीं आए, शायद इस बार आ जाए, टाइम मांग रहे हैं। और 15 लाख खाते में 2 करोड़ नौकरी करते 2 करोड़ नौकरी करते आज 9 साल में, 9.5 साल में आज 20-21 करोड़ बेरोजगारी हो गई। आज 70 लाख खाली वैकेंसियां है। 10 लाख भरने की बात, 70,000 लव लेटर बांटे प्रधानमंत्री। जो डाकियों का काम था वो प्रधानमंत्री करने लगे। दिखावा, प्रोपेगेंडा से सरकार नहीं चलती है। जनता के दिल में विश्वास बनाना पड़ता है। ये तो अच्छी बात है ना। जिस तरह से भ्रम पैदा किया गया, अब भगवान को भी ठगा जा रहा है, भगवान का मंदिर में लूटा जा रहा है। सब जगह जिस तरह से काम और विश्वास के नाम पर हम लोग वोट मांगते हैं, वो भगवान भरोसे चलते हैं। ठीक है, अजय गुप्ता जी जवाब दीजिए सर। अजय भाई जवाब दीजिए। प्राथमिकता देते हैं हर गरीब जनता के। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, ठीक है। अजय गुप्ता जी जवाब दे दे। स्वामीनाथ भाई जवाब भी ले लीजिए। वापस से आ रहा है। ठीक है स्वामीनाथ भाई जवाब भी ले लेते हैं। अजय गुप्ता जवाब दीजिए। हाँ 15 लाख जो आप लोग अलाप रहे हैं, वो थोड़ा दिमाग लगाइए और इतिहास को उठाइए। मोदी जी ने ये बोला था कि कांग्रेस सरकार ने इतने दिनों में जितने घोटाले किए हैं, लाख करोड़ का जितने घोटाले किए हैं, उसमें भाजपा की सरकार था, अटल जी भी थे, और मेक इन इंडिया भी था, इंडिया शाइनिंग भी था, और उसके बाद उनकी कलाई खुल चुकी। घोटाला किया जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए पकड़े गए भाजपा के, मैदान है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए टीवी पर दिखाया गया। वो भाजपा के लोग, ठीक है अजय गुप्ता ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं। स्वामीनाथ भाई आपके पास आते हैं। एक मिनट अजय गुप्ता जी, 1 मिनट। स्वामीनाथ भाई एक चीज बताइए, सीधा सा सवाल है। जनता ने 2 बार आपको नकारा, ठीक है, आप इस बात को मानते होंगे। जनता ने 2 बार आपको नकारा, अब क्यों नकारा? सुनिए मेरी बात को, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए, क्यों चिल्लाने लग रहे भाई? हम कह रहे हैं जनता ने 2 बार आपको नकारा, आखिर उसके पीछे की वजह क्या रही पिछली बार जो 2 बार आपको नकारा गया? जनता ने इसलिए नकारा कि झूठ और जुमलों को हो रही थी बरसात, जिसमें फंस गए जनता इनके पर करके विश्वास। अब जनता ले लिया। स्वामीनाथ भाई साहब, ये कहां से आप लेकर आ रहे हैं कविताएं? कविता सुनाने से जनता आप पर विश्वास कहाँ की बात कर रहे हैं? जनता ने आपको क्यों नकारा था, आपको मालूम भी है ना। करने वाली है ये 2 बार नाकामी जो मनीष जी ने बहुत अच्छा सवाल आपसे किया, और आपने उनको पंक्तियां चढ़ाने लगे। जनता जो है नहीं, देखिए स्वामीनाथ भाई साहब, देखिए जनता ने नकारा था, जिसलिए आपको नकारा था उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग आ रहे हैं, चलिए ठीक है, बीजेपी के नहीं, अब आप ये बताइए, आप नहीं, बीजेपी की तरफ से नहीं। अब देखिए कांग्रेस पे तभी भरोसा, देखिए अब कांग्रेस पर जनता, स्वामीनाथ भाई साहब, तभी भरोसा करेगी जब कांग्रेस भी कुछ पुख्ता चीजें सामने रखेगी कि नहीं कोयला घोटाले जैसा कोई घोटाला नहीं होगा, नहीं एमएसडर घोटाला नहीं होगा, कॉमनवेल्थ जैसा कोई घोटाला नहीं होगा, तमाम तरह के जो घोटाले हैं वो घोटाले नहीं होंगे। ये आप करेंगे। लालू यादव के साथ आप गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। चारा घोटाला का मामला, ठीक है डीपी भाई, और यानी गोधन योजना, गाय के गोबर, भैंस के गोबर खरीद रहे हैं, और
जो हमारा जहाँ सरकार है, हाँ, ठीक है। 500 रुपए में राजस्थान में ठीक है, सिलेंडर डीपी दे यादव रहे जी, हैं। डीपी यादव जी, भाई, देखिए आपने सवाल का जवाब नहीं दिया था डीपी पेंशन भाई। लागू आम कर दिया, जनता हम के अपने ठीक है स्टेट ठीक है में स्वामीनाथ भाई सवाल वो सब खरीद रहा हो गया, है, हो गया, अब हो गया। गैस बनेगी गरीब ठीक है, किसान, गरीब किसानों ठीक है, उसमें ठीक है, ठीक है, दिया ठीक है, अजय जाएगा। गुप्ता जी ठीक नया है, डीपी यादव जी टेक्नोलॉजी ठीक है, ला रही है डीपी यादव जी, सरकार, सवाल लेकिन ये है टेक्नोलॉजी कि आप आज जनता के युवाओं बीच में लिए जब जाएंगे भावशाली है। तो जनता आपसे पूछेगी कि भैया ठीक है हम आपको वोट करेंगे, लोकसभा चुनाव में आपके प्रत्याशियों को वोट करेंगे, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। रिपोर्ट कार्ड बताइए सपा ने क्या किया था। दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों के लिए क्या किया था, रिपोर्ट कार्ड मांगेगी, तो आप क्या रिपोर्ट कार्ड में देंगे? जी मनीष जी, देखिए निश्चित रूप से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो नेताजी की सरकार रही हो 2003 से लेकर के 2007 तक, चाहे उसके बाद से लेकर के 2012 से 2017 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी इन्होंने एक से एक काम किए हैं। चाहे समाजवादी योजना की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए बात हो, चाहे कन्याओं के लिए बात हो, लैपटॉप बांटने की बात हो, चाहे कन्या विद्याधन योजना की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात रही हो, आप देखिए डायल 100 की बात रही हो। अरे सुनिए, बात की जाएगी जब दलितों की, दलित कहेंगे हमें क्या दिया ये बताओ, तो क्या कहेंगे? ये तो आपने सबको दिया है, तो सबके लिए है, हमें क्या दिया ये बताइए। दलित पिछड़े आपसे मांगेंगे, बताओ हमारे लिए क्या किया? सबके लिए हमने दिया था, सबके लिए हमने दिया था। अरे भाई साहब, हम पूछ रहे हैं दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ योजना बताइए मुझे। चलिए डीपी भाई, दलितों का इतना विश्वास है समाजवादी पार्टी के ऊपर। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आपसे सवाल ये है डीपी भाई कि दलितों पिछड़ों के लिए आपने क्या किया है? वही तो मैं बता रहा हूँ कि दलितों पिछड़ों के लिए सारी योजनाएं थी। कौन क्या योजना थी बताइए जरा। पिछड़े वर्ग के छात्रों का कहीं ना कहीं एडमिशन होता था, वहाँ क्या पर होता फीस था? नहीं दी जाती थी, 0 फीस पर एडमिशन होता था दलित और पिछड़े के छात्रों का। हाँ। आज देखिए पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती है कि दलित और पिछड़े के लड़के पढ़ करके मुख्य धारा में शामिल हो गए। हाँ। वो नहीं चाहती है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज तक इनकी पढ़ाई पूरी हो। हाँ, गजब की चीज बता रहे हैं तमाम महाराज, जो योजनाएं चली थी दलित और पिछड़ों गजब के की लिए चीज बता रहे चली हैं थी। आप लोग। दो नेता को दलित पिछड़ा खड़ा क्या कर दिए एमएलसी में। और मैं मनीष जी सुनिए, मनीष जी और सुनिए, हाँ। जितने भी आरक्षण की योजनाएं आती थी, चाहे वो नौकरियों में हो चाहे और भी हो, सब आरक्षण को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाता था। अरे महाराज, आरक्षण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी भी यही कहेगी, बीजेपी भी यही कहेगी, बीजेपी भी तो यही कहेगी सारी योजना गरीबों के लिए है और योजना गरीबों के लिए ही चलाई जाती है, ये तो सब जानते हैं। 69,000 मनीष जी 69,000 शिक्षकों का मामला था जिसमें आरक्षण का पूरी तौर से पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये भर्ती अधर में लटकी हुई है। क्या जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? पिछड़ों और दलितों के हक को कहीं न कहीं इन्होंने कुचलने का काम किया है। अगर आपको अभी हम लोग अखिलेश यादव को जब सुनते हैं ना, तो अखिलेश यादव दो चीज गिनाते हैं। एक गिना देते हैं हाईवे, एक हाईवे जो उन्होंने बनाया है, आपको मालूम है क्या कौन सा है। दूसरा गिना देते हैं एक स्टेडियम, वो भी आपको मालूम है कौन सा है। इस दो उपलब्धि के अलावा वो तीसरी उपलब्धि गिना नहीं पाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। डीपी भाई, आप उनका बात अब सुनते नहीं है। उन्होंने सारी योजनाएं बता दी महाराज, हमसे बेहतर तो आप भी नहीं सुनते होंगे, हम लोग जितना सुनते हैं। मैं बता रहा हूँ, नहीं, थोड़ा उसमें ध्यान लगाने की बात है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी उन्होंने बताया कि गोरखपुर जो पूर्वांचल लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं आप लोग। लॉ एंड ऑर्डर बताइए कितना जबरदस्त था आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, जरा बताइएगा कितने, बताइए एक भी दंगे नहीं हुए, बताइए जरा लॉ एंड ऑर्डर कितना जबरदस्त था। मनीष जी मैं बता रहा हूँ, 90 किलोमीटर का रास्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 6,000 हो रहा है।
इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? जाने दीजिए इनकी सरकार को, एक एक घोटालों का हिसाब लेंगे हम लोग, तब इनको पता चलेगा। जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोटाला कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में घोटाला कर रहे हैं, कानून व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे सरेआम माँ बहन के साथ बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है, लोग निकलना मुश्किल हो गया है, रोड पर निकलना ठीक। मुश्किल हो गया है। शाम को कौन कहे, दिन में ही भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोग नहीं ठीक निकल रहे है, हैं। तो मतलब भारतीय कहीं ना जनता कहीं पार्टी आरोप अब प्रत्यारोप का जो दिल्ली दौर है वो में- जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। समय कम था तो हमारे